इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और ये है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि आज तक इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं और आगे क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो देखिए, पीछे के पेजेस में हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर है उसको हजारों सालों से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है और लोग हजारों सालों से इसको जीविका के रूप में इस पर काम कर रहे हैं। और देखिए, लैंड को अगर हम कितनी भी अच्छी तरीके से यूज करें, उसका कितना भी ख्याल रखें, और अगर उसके बावजूद हम टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं लाते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, बल्कि वो रुक जाएगा या फिर बहुत ही स्लो उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया में हमने पिछले कई सालों में इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमने कई तरीके के इरिगेशन में चेंजेस या फिर डेवलपमेंट देखा है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे अब आपको कैनल्स मिल जाएंगे, हर गांव में आपको वेल्स बनाए गए हैं इरिगेशन के लिए, या फिर लोग ट्यूबवेल्स का भी यूज करते हैं। इन सभी चीजों के बावजूद जो इंडिया है, जो कंट्री है, उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है और उस इलाके के जो फार्मर्स है वो अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी खेती के लिए, और इसके अलावा नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि उनका जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सके और वो खेतों में कुछ उपजा सके। देखिए, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और इंडिया की जो 50% आबादी से भी ज्यादा 60% 50% अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। तो ये जो चीज है कि जो हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, वो अभी भी डिपेंडेंट है नेचुरल कंडीशन के ऊपर, जैसे कि मानसून के ऊपर या फिर नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर अपनी खेती के लिए। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी सीरियस है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। और इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें कई तरीके के हमको टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम पहले देखें कि आखिर पहले किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है कलेक्टिवाइजेशन का, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का, कॉर्पोरेशन का और एबोलिशन ऑफ जमींदारी का। तो देखिए, इनको हम शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कलेक्टिवाइजेशन, ये सिंपली हो गया आपका सहकारिता, और दूसरा हो गया आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इसको हम लोग हिंदी में चकबंदी कहते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, एक मान लीजिए ये गाँव है, तो इस गाँव में दो लोग मान लीजिए रहते हैं। एक व्यक्ति का लैंड यहाँ है, दूसरे व्यक्ति का लैंड यहाँ है, ए का यहाँ है, बी का यहाँ है, और इनका दूसरी जगह पर भी जमीन है, यहाँ पर ए का है और यहाँ पर बी का है। तो ये जो लोग हैं ये आपस में लैंड को इंटरचेंज कर लेंगे, ये वाला ए को दे देगा बी, और ये जो है ये ए बी को दे देगा। तो इस तरीके से लैंड को इंटरचेंज करके ए के पास इतना बड़ा लैंड हो जाएगा और बी के पास इतना बड़ा लैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यही होता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसके जरिए जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं अलग अलग इलाकों में, उनको मिलाकर हर एक किसान को एक बड़ा टुकड़ा मिलता है। और इसके बाद एबोलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे, आपने इसके बारे में बहुत सुना ही होगा। जब जमींदारी को खत्म किया गया, और इसके बाद अगर हम एक चीज ध्यान दें तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें लैंड रिफॉर्म जो था वो मेन फोकस था, ताकि जो आपके लैंडलेस लोग हैं इंडिया में उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, और जो एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, उसको शुरुआत किया जा सके। और इसके साथ ही देखिए, एक और चीज है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कि देखिए जमीन पर जो मालिकाना हक है उसकी वजह से जो जमीन है उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और वो एक तरीके से उसकी वजह से जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है ये करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। कि देखिए, कोई व्यक्ति है जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, उसके अगर 2 बेटे हो जाते हैं तो उन दोनों के पास 50-50 एकड़ हो जाता है। इनके अगर 2 बेटे हो जाते हैं तो 25-25 हो जाता है। इनके अगर 2 बेटे हो जाते हैं तो 12.5 हो जाता है, इनके हो जाते हैं। इस तरीके से कई सारे जनरेशन के बाद हर एक व्यक्ति के पास बहुत ही कम लैंड रह जाता है, और उस कंडीशन में जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है ये काफी जरूरी हो जाता है, ताकि जो खेती है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सके, लोगों की जो एफिशिएंसी है खेती की वो बढ़ाई जा सके। तो देखिए, जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे वो काफी अच्छे बनाए गए थे, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, या फिर उसमें काफी ढिलाई बरती गई। तो इसलिए हमें कई तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं लैंड्स को लेकर, या फिर जो अभी भी हम देखें तो हमको कई सारे लैंडलेस लोग देखने को मिल जाते हैं
इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960s और 1970s में कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का उसमें कई सारे चेंजेस किए जा सके, उसको सुधारा जा सके। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया या फिर आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ये इसी दौरान आए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो बेस्ड था पैकेज टेक्नोलॉजी के ऊपर और ये बेस्ड था कि जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और व्हाइट रिवॉल्यूशन बेस्ड था आपको दूध के ऊपर कि दूध की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाए, दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी मैं बोल रहा हूँ। और ये पैकेज टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पैकेज टेक्नोलॉजी में हम HYV सीड्स का यूज करते हैं और इसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और भी दूसरे तरीकों का यूज करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है खेती का वो बढ़ाया जा सके और जो किसान है वो अपने सीमित जमीन पर भी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके। तो देखिए ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था और ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था ये सक्सेसफुल तो हुए, ऐसा नहीं था कि ये फेलियर थे, ये काफी सक्सेसफुल हुए। लेकिन इनका जो सक्सेस था या फिर इनका जो आपको रिजल्ट देखने को मिला खेती के प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला, ये कुछ खास इलाकों में हुआ। जैसे कि आप पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर इनका जो इम्पैक्ट है यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का, व्हाइट रिवॉल्यूशन का काफी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों में जाते हैं इंडिया के तो वहां पर हमको ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, ऐसा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। इसके बावजूद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1980s में 1990s में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे चेंजेस किए या फिर कई सारे रिफॉर्म्स किए जिसके जो कि किसानों के ऊपर बेस्ड थी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखकर किए गए थे। जैसा कि आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस का जो पॉलिसी था कि अगर किसी किसान का जो खेत है वो खराब हो जाता है, खेती खराब हो जाती है सूखे की वजह से, फ्लड की वजह से या फिर किसी भी डिजास्टर की वजह से, तो उसके बदले सरकार जो है वो उसकी खेती के पैसे देगी। या फिर इसके साथ ही ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्टेब्लिश की गई और बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो लोन फैसिलिटीज हैं वो फार्मर्स को मिल सके कम इंटरेस्ट रेट पर, और इसके जरिए वो जो किसान है वो आसानी से खेती की एक्टिविटी को बढ़ा सके। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी चलाए और इसके साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी जो किसान है उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लाई। और ये भी एक तरीके के हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे जो कि फार्मर्स के बेनिफिट को ध्यान में रखकर लाए गए थे। और इसके साथ ही सरकार ने वेदर बुलेटिन या फिर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम शुरू किए ताकि किसानों तक अच्छी जानकारी पहुंचाई जा सके एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी लागू किया या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करना भी शुरू किया ताकि किसानों को मिडिल मैन से बचाया जा सके और अच्छी कीमत उनके फसलों की किसानों तक पहुंचाई जा सके। इसके बाद देखिए इसी में हमारा टॉपिक आ जाता है भूदान ग्रामदान। इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो महात्मा गांधी थे वो ग्राम स्वराज के आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे, ग्राम स्वराज के कंसेप्ट को लेकर चलते थे। और उनके जो सक्सेसर हुए विनोबा भावे वो भी इस आइडियोलॉजी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। और गांधी जी की मौत के बाद जो विनोबा भावे थे वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पदयात्रा निकाली। और एक बार जब वो लेक्चर दे रहे थे पोचमपाली में आंध्र प्रदेश में, तो कुछ लैंडलेस विलेजर्स जो थे वहां के उनके पास आए और अपने लिए कुछ जमीन की मांग की ताकि वो अपने जो स्थिति है उसको सुधार सके। तो जो विनोबा भावे थे उन्होंने कुछ प्रॉमिस उस समय नहीं किया क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी उनको देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से वो बात करेंगे। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। वो सामने आए और उन्होंने कहा कि वो 80 एकड़ जमीन जो है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स को देंगे, यानी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो काम था इसको कहा गया भूदान। और आगे चलकर जो वो थे उन्होंने अपने आइडिया को पूरे इंडिया में फैलाया। और इसके बाद कुछ जमींदार जो थे जो कि काफी गांवों के मालिक थे, उन्होंने कुछ गांवों को लैंडलेस लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही और इस काम को कहा गया ग्रामदान। तो देखिए ग्रामदान और भूदान सिमिलर कंसेप्ट है, सिंपल थोड़ा सा अंतर है कि भूदान में जमीन दान किया गया और ग्रामदान में पूरे गाँव को दान कर दिया गया। लेकिन इसके बाद देखिए बहुत सारे जो ऑनर्स थे, लैंड ओनर्स जो थे, वो सीलिंग एक्ट से बचने के लिए अपने जमीन के कुछ हिस्से को दान किया। उन्होंने सीलिंग एक्ट सरकार द्वारा लाया गया था कि देखिए कुछ लोग जो है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो एक खास सीमित अमाउंट से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकते हैं। और ये जो मूवमेंट चलाया गया था विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान का, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी में, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यानी एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में।
तो देखिए जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन हुआ करता था जब इंडिया आजाद हुआ था। और जो जीडीपी था उसमें 1951 में करीब आपको 60-70% के आसपास हिस्सा था एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 1951 के बाद लगातार जो जीडीपी में हिस्सा है एग्रीकल्चर का वो लगातार कम हुआ है। और वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में। और 2010-11 में करीब 52% जो आबादी थी इंडिया की वर्कफोर्स की, जो 52% आबादी थी वर्कफोर्स, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वर्कफोर्स का मतलब ये हुआ कि जो लोग जॉब कर सकते हैं या फिर जॉब किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं वो अभी भी यानी 2010-11 में फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर है उस पर इंडिया की आधी आबादी अभी भी डिपेंड करती है अपने जीविका को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए। तो देखिए जो जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का उसका कम होना ये एक तरीके से बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि किसी भी तरीके का डिक्लाइन या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें इकोनॉमी के दूसरे इलाकों में या फिर जो सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। और ये काफी खराब चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है वो तो सरकार को भी पता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है उसने कई सारे चीजें की है ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बैठाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बैठाए गए, वेटरनिटी सर्विसेज लाए गए, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बैठाए गए, हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों को किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर है उसके क्वालिटी को बढ़ाया जा सके या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। और इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है टेबल 4.1 की। तो 4.1 यहाँ पर ऊपर है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप एक तरीके से पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेबल 4.1 में ये काफी क्लियर है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी इंक्रीज कर रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई है। और अगर हम एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो रही है और धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। ये जो चीज है काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि हमें इसको देखकर काफी सतर्क हो जाना चाहिए। और जो इंडियन फार्मर्स है आज के दिन में काफी बड़ी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर रहे हैं और इसके अलावा और भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनको उनके प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिल रहा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में उसको लगातार कम कर रही है, जैसे कि इरिगेशन में या फिर पावर में, रूरल रोड्स में, मार्केट में और भी दूसरी चीज़ों में। और इसके जो रिजल्ट है या फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही जो फर्टिलाइजर्स है उन पर सब्सिडी भी काफ़ी कम कर दी गई है और इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है यानी जो खाने की चीज़ें विदेश से मंगाई जाती है उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे देशों से यहाँ लाया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है फार्मर्स को। और इन बातों से परेशान होकर जो फार्मर्स हैं वो अब खेती में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि खेती में से इन्वेस्टमेंट अपना हटा रहे हैं और ये काफ़ी सीरियस कंसर्न होना चाहिए हमारे लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड सिक्योरिटी। इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।